से बात करते हैं कोरोना के संकट के बीच गहलोत सरकार के बड़े फैसले की। राज्य सरकार ने स्थानीय परीक्षाओं के बारे में संवेदनशीलता से निर्णय लेते हुए कक्षा 1 से 5 तक के स्टूडेंट्स को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया है। वहीं कक्षा 6 और 7 की परीक्षा 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कक्षा 9 से 11वीं की परीक्षा 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। इसके अलावा कक्षा 8 की परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। बता दें कि कक्षा 6 से 11 की परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे और नए सेशन की शुरुआत 1 मई से होगी। तो कोरोना संकट के बीच में छात्रों की परीक्षा कब होगी उसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको एग्जाम नहीं देना होगा, उन्हें बिना एग्जाम के ही प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन 6 से 11 तक के जो विद्यार्थी हैं उनको एग्जाम देना होगा। और चलिए रुक करते अगली खबर का। जो जिम्मेदार हैं वही ढिलाई बरतने लगे तो क्या हो, वो जो माननीय हैं वो भी मनमानी करने लगे तो क्या हो। जी हां, लगता है नेताजी कोरोना प्रूफ हैं, तभी तो बिना मास्क के ही घूमते हैं और जब पूछो तो लगते हैं एक से बढ़कर एक बहाने बनाने। नेताजी कोरोना प्रूफ हैं, बिना मास्क के घूमते हैं। अरे लाए मास्क तो गेट नहीं लाए तो गेट पे मिल जाएगा। नेताजी ध्यान कहाँ है, बताएं मास्क कहाँ है। मास्क कहाँ है? गाड़ी में लगाया क्यों नहीं? मैं फोन पे बात कर रहा था। मास्क न पहनने के 100 बहाने। मास्क कहाँ है आपका? मास्क ये रहा। लगाते क्यों नहीं? अभी लगा रहे हैं। माननीय मास्क और मनमानी। मास्क कहाँ है? ये लगाया हुआ है। सुन लीजिए, अजब गजब बहाना है। कैमरे पर बिना मास्क के पकड़े गए हैं तो लगे बहाने बनाने। दलील भी ऐसी कि मानो कोरोना पर पीएचडी ही कर ली हो। नाम है इंदिरा मीना, बामनवास से कांग्रेस की विधायक है। सुनिए मास्क के सवाल पर माननीय का जवाब। मास्क कहाँ है? मास्क ये रहा। कहाँ रहा? गाड़ी में हैं? लाए थे नहीं लाए? अरे लाए मास्क तो गेट नहीं लाए तो गेट पे मिल जाएगा। मिल जाएगा। गलती हो रही है आपसे? नहीं गलती नहीं है। अब चलिए एक और कोरोना प्रूफ विधायक से आपकी मुलाकात करवाते हैं। नाम है इंद्राज गुर्जर, युवा है, विराटनगर से पहली बार जीत के आए हैं। जोशीला अंदाज है, मगर कोरोना क्या बला है ये विधायक जी नहीं जानते। मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? गाड़ी में लगाया क्यों नहीं? मैं फोन पे बात कर रहा था। सब ठीक है? हाँ? क्या कोरोना चला गया? चीफ साहब होल्ड करना है। कोरोना चला गया क्या विधायक जी? नहीं, कोरोना नहीं गया, पर मेरी गाड़ी में किसी को कोरोना नहीं है और ना मेरे वो आज तक। कृष्णा पूनिया पद्मश्री हैं, ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं, युवाओं की रोल मॉडल हैं, देश दुनिया में नाम है, पर गलती तो उनसे भी हो ही जाती है। कृष्णा जी, आप तो जिम्मेदार विधायिका हैं, मास्क क्यों नहीं लगाते? मैं बिल्कुल लगाती हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मेरा मास्क देना नहीं। लगाती हूँ। क्या भूल गए क्या आज? नहीं ये रहा। हैं? जी लगाना चाहिए। लगाती हूँ, मैं फोन पे वार्ता कर रही थी। जी प्रताप सिंह खाचरियावाद अक्सर भीड़ में मास्क पहने नजर आते हैं, लेकिन 2-4 लोगों के सामने मास्क पहने कभी कभार ही दिखते हैं। माननीय मंत्री महोदय, हाँ, हमेशा मास्क पहनने की अपील उनकी चर्चाओं में रहती है। कोरोना गया नहीं है मंत्री जी, मास्क लगाना कैसे भूल रहे हैं आप? मंत्री जी मास्क है, मेरे जेब में मास्क है, जब बोलना पड़ता है माइक पे तो मास्क हटाना पड़ता है। वैसे स्टाफ लगाता है पूरा, है ना? सब जने लगाते हैं। अपील क्या करते हैं लोगों से आप? मैं एक ही अपील करूंगा, अब दहशत चालू हो गई, इसीलिए मैं भी मास्क हाथ में लेके चल रहा हूँ। जहाँ जरूरत तो भीड़ में जाओ मास्क लगाओ सब जगह,
गाड़ी में बैठो बंद करो तब अलग बात है, लेकिन भीड़ में जाते हमें मास्क लगाना पड़ेगा, तभी बच पाएंगे, नहीं दिक्कत। चेतन डूडी डीडवाना से कांग्रेस के तेज तर्रार विधायक हैं, लेकिन कोरोना के प्रति पूरी बेफिक्री है। कहते हैं मास्क विधानसभा के अंदर लगाएंगे, गाड़ी में मास्क की इन्हें तो जरूरत ही महसूस नहीं होती। भूल गए हैं क्या आजकल आप लोग? मास्क अंदर मिलेगा, अंदर लगा लेंगे, अंदर लगाएंगे, जरूरी नहीं है। कोरोना वोरोना चला गया है क्या? अब कोरोना को लेकर मदन दिलावर कितने सजग हैं, जरा उसकी तस्वीर भी देख लीजिए। बिना मास्क घूम रहे हैं, पूछा मास्क कहाँ है तो जवाब भी सुनिए। मास्क कहाँ है मदन दिलावर जी का? लगाते क्यों नहीं दिलावर साहब? मैंने अभी बात कर रहा था ना, इसलिए खोलना पड़ा। क्यों? आदत में नहीं रहा आजकल आप? नहीं, वो इससे बात करने की दिक्कत आती है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, तभी तो कोरोना भागेगा। लेकिन इन बातों को लगता है माननीय भूल से गए हैं। जब माननीय ही मास्क नहीं पहनेंगे, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे, तो फिर आम जनता का क्या होगा? अरे नेताजी, आप आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं, दवाई के साथ कड़ाई का भी पालन करो। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। और इस बीच सवाई माधोपुर से एक बड़ी खबर आ रही, जहां पर एसीबी की कार्रवाई में डीएफओ 3 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किए गए हैं। जी हां, बकाया भुगतान की कमीशन के एवज में ये रिश्वत ली थी। डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की सवाई माधोपुर से, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और डीएफओ को 3 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। आपको बता दें कि बकाया भुगतान की कमीशन के एवज में ये रिश्वत लिया था। डीजी बीएल सोनी के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है, जहां पर एसीबी को बड़ी सफलता मिली है। सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अब बड़ी कामयाबी एसीबी को डीएफओ को ट्रैप किया है, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, ये डीसीएफ सवाई माधोपुर में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के उप वन संरक्षक को 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दरअसल जो विकास कार्य के जो बकाया भुगतान था, उसके कमीशन की एवज में फुरकान अली खत्री ने जो है वो 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी और इसी को लेकर जो है वो परिवादी को वो लगातार परेशान कर रहा था। तो फिर एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन कराया और फिर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त एसीबी जो है वो जो उपवन संरक्षक है उसके घर की और अन्य ठिकानों की जो है वो तलाश ले रही, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आज सुबह ही देखने को। लेकिन सौरभ, सफलता कैसे मिली? देखिए, एसीबी को पहले शिकायत मिली थी परिवादी की ओर से कि इस प्रकार से जो है वो उसे जो विकास कार्य का जो भुगतान था उसके लिए जो है वो कमीशन जो है वो मांगा जा रहा था, जिसके बाद एसीबी ने इस पूरे मामले का सत्यापन कराया और सत्यापन में सामने आया कि उसने सही में जो है वो पैसे मांगे हैं और फिर आज जो है वो रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त जो है वो एसीबी की जो सवाई माधोपुर और कोटा में जो इसके आवास हैं, वहां पर इस वक्त जो है वो तलाशी जो है वो लगातार जारी है और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और किस प्रकार से इसने जो है वो संपत्ति अर्जित की है। लेकिन क्या इसमें कुछ और लोगों की भी शामिल होने की आशंका है? देखिए, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि और लोग की जो है वो इसमें संलिप्तता है, क्योंकि पीड़ित ने जिस प्रकार से इसी के लिए ही शिकायत दी थी और उसी के बाद जो है वो एसीबी ने कार्रवाई की है। तो अभी और किसी की संलिप्तता इसमें नजर नहीं आती, क्योंकि खुद ही ये जो है वो 3 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। तो इसलिए अभी सिर्फ इसके ठिकानों पर ही कार्रवाई जो है वो जारी है। जी, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो डीएफओ की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जिसने 3 लाख की रिश्वत मांगी थी, जिसे रंगे हाथों लेते हुए गिरफ्तार किया गया है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर एलआईसी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है आज। जी हां, बैंक जनरल इंश्योरेंस के बाद एलआईसी में भी अब हड़ताल शुरू कर दिया गया है। निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया जा रहा है। प्रदेश में एलआईसी की 155 जो शाखाएं हैं वो बंद हो चुकी हैं। हड़ताल पर करीब 5,500 कर्मचारी शामिल हुए हैं। तो एलआईसी, आपको बता दें कि 2 दिन की बैंक हड़ताल थी, उसके बाद अब एलआईसी ने भी हड़ताल का ऐलान किया है। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित, जोधपुर से जुड़ चुके हैं, और सचिन भी हमारे साथ जयपुर से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। सचिन, बैंक अभी बंद थे, हड़ताल किया गया निजीकरण को लेकर, अब एलआईसी भी उतर आया, क्या दिक्कतें हैं, क्या मांगे हैं इनकी? जनरल इंश्योरेंस और अब एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज हड़ताल पर हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो एलआईसी में जो एलआईसी का भवन है, जो एलआईसी का निजी जो बीमा भवन है, एलआईसी का हेड ऑफिस है, वहाँ पे कर्मचारी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करके लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इनका जो मेन जो मांग है वो यही है कि जो एलआईसी का आईपीओ लाने की बात की गई है केंद्रीय बजट में, उस बजट को, उस घोषणा को वापस किया जाए। जो अमेंडमेंट करने की बात चल रही है आज राज्यसभा में बिल को, उसको बंद किया जाए। इनका कहना है कि एलआईसी एक ऐसा संगठन है जो पूरी तरह से जो है लाभांश में है, और अगर एफडीआई आती है और अगर इसका आईपीओ लाया जाता है तो इसका फायदा जो है बड़े उद्योगपतियों को, बड़े पैसे वाले लोगों को होगा। अभी वर्तमान में एलआईसी का जो लाभांश है वो उसके बीमा धारकों को जाता है, लेकिन आईपीओ लाने पे ये पैसा जो है उन लोगों के पास चला जाएगा जो एलआईसी का शेयर खरीदेंगे। तो मुख्य तौर पर अगर समझा जाए कि निजीकरण के विरोध में जो है वो इसका ये लोग विरोध करें। बात कर लेते हैं इनके नेताओं से कि क्या कुछ इनका कहना है। भाई साहब, किस चीज को लेकर जो है आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। आज किस चीज को लेकर हड़ताल है? आज पूरे देश के 2 लाख बीमा कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने इस बजट के दौरान एलआईसी के आईपीओ लाने की बात कही है, जनरल इंश्योरेंस की एक कंपनी को बेचने की बात कही है और 2 बैंकों के बेचने की बात कही है, जो कि देश की जनता के साथ आत्मघाती कदम है। और आने वाले दिन में हम देख रहे हैं कि ये सरकार लगातार एक न एक पीएसयू को रोज लिस्टेड कर रही है, रोज उसको निजीकरण की उसमें लाइन में लगा के। नीति आयोग का काम ही एक रह गया है कि वो देश की संपदाएं जो खून पसीने की कमाई से, आम जन के संचय से जो इकट्ठी की गई है, उनको एक एक करके बेचने का काम कर रहे हैं। सर, उनसे जानने की कोशिश की कि अगर निजीकरण हो रहा है तो उससे नुकसान क्या है, लेकिन देखिए कितनी बदमाशी ये सरकार कर रही है। इन्होंने जो है ना, जानना चाहेंगे कि अगर आईपीओ आ भी जाता है तो उससे तो फंड बढ़ेगा, एलआईसी का पैसा मार्केट से आएगा, तो उससे दिक्कत क्या हो रही है कर्मचारियों को, क्या समस्या क्या हो रही है? दिक्कत ये है कि जो गवर्नमेंट का मेन एजेंडा है वो जो ये बिल्कुल पीएसयू है हमारा, ये आज की तारीख में सबसे जो है कमाई वाला जो है सेगमेंट गवर्नमेंट को दिख रहा है, और पूंजी की कमी आज भी नहीं है। एलआईसी के पास किसी तरह की पूंजी की कमी नहीं है। हमारा 33 लाख करोड़ से ऊपर का जो है लाइफ फंड आज भी नजर उस मलाई पे लगी हुई है सारी जो है धन्ना सेठों की। तो गवर्नमेंट उसको निजीकरण करके उनको बेचना चाहती है धीरे धीरे, ये केवल शुरुआत है। और आज जो भी प्रॉफिट जो मिल रहा है वो हम पॉलिसी होल्डर्स में बांट रहे हैं। अगर इसका निजीकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से बोनस कम हो जाएगा, क्योंकि सेठ लोग इससे अपना पेट भरेंगे, न कि पॉलिसी होल्डर का। तो आम जनता जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी एलआईसी की, वो मकसद ही खत्म हो जाना है। तो ये न तो जनता के हित में, न कर्मचारियों के हित में, न ही देश के हित में। इसलिए पुरजोर तरीके से पूरे देश में जो है इसका निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, और आईपीओ का आखिरी दम तक हम इसका मुकाबला करेंगे। अगर ये कोई पूर्ण बहुमत की सरकार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मचारी वर्ग के साथ और देश के गरीब वर्ग के साथ ये कुठाराघात करती चली जाए। निश्चित रूप से पूरा देश इसका विरोध करेगा, और आज इसी चक्कर में हम सब पूरे देश में इसके खिलाफ जी बिल्कुल। सचिन, हमारे साथ ललित भी जोधपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं, वहां पे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहना है वहां पर कर्मचारियों का। ललित, वहां पर जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर रहे हैं, कब तक ये हड़ताल चलेगी और इनकी दिक्कतें क्या है, मांगे क्या है? देखिए माजिद, निश्चित तौर पर जोधपुर के जो एलआईसी का मुख्य भवन है, यहाँ पे भी लगातार स्ट्राइक चल रही है। तमाम जो एलआईसी के कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं और आज एक दिन की जो हड़ताल है उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहरहाल मांगे साफ तौर पर है कि जो जिस तरह से केंद्र सरकार आईपीओ लेके आई है एलआईसी के अंदर, और कहीं न कहीं जिस तरह से निजीकरण की ओर सरकार बढ़ रही है, उसका ये विरोध है। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं? सब आज की जो ये एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इस हड़ताल में जो केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ
लाने का जो एक प्रस्तावित निर्णय दिया है, इसके साथ ही जो बीमा क्षेत्र में एफडीए की सीमा बढ़ाकर 74% करने का जो सरकार का प्रस्ताव है, देश भर के सभी बीमा कर्मी सरकार के इन कदमों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्पष्ट रूप से बिल्कुल मानना है कि ये लगातार संस्थान विरोध इस देश करेंगे, के ये एकदम साफ कर दिया है कर्मचारियों ने। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ललित जो है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, सांसद निहाल चंद मेघवाल का बयान सामने आया है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले, 8वीं सूची में शामिल किया जाए। मामले को मैंने लोकसभा में भी उठाया। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान ये बातें कही हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद निहाल चंद मेघवाल जी, सर कल पार्लियामेंट में आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया। देखा जाए तो लंबे समय से राजस्थानी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग चल रही है, और कल फिर आपने भी जोरदार तरीके से उठाया और राजस्थानी भाषा में अपनी बात रखी। 1936 के बाद में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मांग उठी थी। तब से लेकर आज तक राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। कल यह मामला मैंने लोकसभा में उठाया था कि राजस्थानी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करें और राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दें। 2003 में राजस्थान की विधानसभा ने एक सर्वमत प्रस्ताव पारित किया था कि राजस्थान में राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले। ऐसा प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा। तब से लेकर आज तक हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा 8वीं सूची में शामिल हो और इसको संवैधानिक दर्जा मिले। इसमें देरी नहीं हो रही। केंद्र सरकार चाहती है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिले। पिछली सरकार में हमारे गृह मंत्री जी ने इसको पार्लियामेंट में भी रखा था। ये बिल भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान।